हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। समर्पण कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने कार्बोक्सिलिक एसिड और डेरिवेटिव्स वाले चैप्टर में रिडक्शन रिएक्शन तक पढ़ लिया है और आज स्टार्ट करने वाले इसकी जो लास्ट रिएक्शन बची है, लास्ट टाइप की जो रिएक्शन बची है उसकी बात करेंगे, जिसका नाम है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस यानी कि इसको बोलते हैं पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। अभी तक जो रिएक्शन पढ़ी है ठीक ठाक इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन ये जो रिएक्शन पढ़ेंगे लास्ट वाली, उसके अंदर एक जो विशेष रिएक्शन जिसका नाम होगा हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की रिएक्शनों में। और जो अमीन वाला चैप्टर है उसमें भी ये रिएक्शन काम आगे आने वाली है, तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है, साथ में नोट करते जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक कंपाउंड होता है RCuNH2 जिसको बोलते हैं अमाइड। कंपाउंड होता है RCuNH2 जिसको बोलते हैं अमाइड। इसकी रिएक्शन अगर आप Br2 यानी कि ब्रोमीन और KOH के साथ में करवा देते हो, Br2 ब्रोमीन और KOH के साथ में करवा देते हो, ब्रोमीन की जगह KOH की जगह आप NaOH भी ले सकते हो। जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ कि जहाँ जहाँ आप KOH ले सकते हो वहाँ वहाँ आप NaOH भी ले सकते हो, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, एक कंपाउंड बनता है इस टाइप का RNCO कंपाउंड बनता है। इसको बोलते हैं, इस कंपाउंड को मैं इस प्रकार से एक डब्बे के अंदर बंद कर लेता हूँ। इसको बोला जाता है, R का मतलब है एल्काइल और NCO को बोलते हैं, NCO को बोलते हैं आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट। तो ये RNCO मैंने इतना बड़ा क्यों लिखा है अभी आपको पता चल जाएगा। तो कुल मिला के क्या हुआ है कि अमाइड को आपने Br2 और KOH के साथ में ट्रीट किया, इसमें लगभग 60-70 डिग्री का तापमान भी देना पड़ता है, तो ये आपको एल्काइल आइसोसाइनेट मिल जाता है। इसी तरह से अगर आप RCOCl लेते हो, अगर आप RCOCl लेते हो जिसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड, उसकी रिएक्शन यदि आप NaN3 के साथ में कराते हो, NaN3 को बोलते हैं सोडियम अजाइड। NaN3 का नाम होता है सोडियम अजाइड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसके साथ में इसको गर्म करते हो तब भी आपको यही कंपाउंड बनने वाला है। कंपाउंड का नाम क्या है, एल्काइल आइसोसाइनेट, ठीक है। अगर आप लेते हो बच्चों RCOOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो और उसकी रिएक्शन आप कराते हो N3H के साथ में, N3H होता है अजोइक एसिड का नाम। N3H जो है इसका मैं नाम लिखवा लेता हूँ, इसका नाम अजोइक एसिड या हाइड्राजोइक एसिड होता है और इसका नाम होता है सोडियम अजाइड। इसका नाम ब्रोमीन और KOH, ये तो पता ही आपको। साथ में H2SO4 भी लेते हैं इसके अंदर थोड़ा सा, और थोड़ा गर्म कर लेते हैं इसको। तो कार्बोक्सिलिक एसिड लेके उसमें ये सब डालोगे तब भी यही कंपाउंड बनेगा। कौन सा कंपाउंड बन जाएगा, एल्काइल आइसोसाइनेट। और अंतिम में यदि आप कुछ ऐसा कंपाउंड लेते हो RCONHOCOR, ये दो बार आ रहा तो एक बार इसको R डैश कर लेते हैं। इसका नाम है कार्बोक्सामेट एस्टर। ये लेकर इसके अंदर तुम कोई बेस डाल देते हो NaOH या KOH और थोड़ा सा गर्म कर लेते हो तब भी यही कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो कुल मिला के आप अमाइड लेके Br2 KOH या एसिड क्लोराइड के साथ में NaN3 या इसके साथ में ये या इसके साथ में ये, इन चारों रिएक्शनों के अंदर आपका जो कंपाउंड बनता है वो एल्काइल आइसोसाइनेट ही बनता है। और अगर एल्काइल आइसोसाइनेट बन जाएगा उसके बाद में अगर तुम इसका हाइड्रोलिसिस कर लोगे, यानी कि पानी के साथ में रिएक्शन करा दोगे, जल के साथ में अभिक्रिया कराओगे, जल अपघटन करा दोगे, तो फिर आपको जो है मिल जाएगा RNH2 जो होता है उसको बोलते हैं 1 डिग्री अमीन, प्राथमिक अमीन बोलते हैं इसको, ये प्राप्त हो जाएगा। तो आपके सामने 4 रिएक्शनें होगी, चारों के अंदर प्रोडक्ट सेम ही है, उत्पाद जो है वो सेम बन रहा है, रिएक्टेंट और रिएजेंट अलग है। ये तो इनको तो बोलते हैं सबस्ट्रेट और इनको बोलते हैं रिएजेंट। सबस्ट्रेट को हिंदी में बोलेंगे क्रियाधार और इनको बोलते हैं अभिकर्मक। ये दोनों में सेम है, मतलब अलग अलग है और उत्पाद आपके सेम बन रहे हैं।
अब इन चारों रिएक्शनों का अलग अलग नाम दिया जाता है। ये जो चार आपको रिएक्शन दिख रही है उसमें पहली वाली रिएक्शन है, इसका नाम है हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। पहली वाली रिएक्शन का नाम क्या है, बड़ा सा नाम है हॉफमान, ठीक है, हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन को बोलते हैं विघटन या अपघटन, विघटन अभिक्रिया, ठीक है। दूसरी रिएक्शन है ये जो RCOCl वाली, इसको बोलते हैं कर्टियस रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कर्टियस रिएक्शन बोलते हैं, या इसको रीअरेंजमेंट बोलते हैं। ये जो मैंने यहाँ पर रिएक्शन लिखा, ये सभी रिएक्शन के अंदर ना रीअरेंजमेंट देखा जाता है, पुनर्विन्यास देखा जाता है। तो इनका नाम जहाँ पर मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ वहाँ पर आप रीअरेंजमेंट नाम भी लिख सकते हो, आपको पूरी अनुमति है। तो इसका नाम हो गया कर्टियस रिएक्शन या कर्टियस रीअरेंजमेंट कह सकते हो आप। इस तीसरी वाली रिएक्शन का नाम होता है शिम्ट रिएक्शन, शिम्ट रिएक्शन। कर्टियस को हिंदी में लिखेंगे कर्टियस और शिम्ट को लिखेंगे। लास्ट वाली रिएक्शन इसको बोलते हैं लॉसेन रिएक्शन, है ना, लॉसेन रिएक्शन, लॉसेन रिएक्शन। ये सब जो मैंने रिएक्शन लिखी है, ये रिएक्शन की जगह पर आप रीअरेंजमेंट यानी कि पुनर्विन्यास भी लिख सकते हो। अब इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब क्या बोर्ड पर दिया है। तो बच्चों क्या होता है, यदि आपसे सवाल पूछ ले कर्टियस अभिक्रिया क्या होती है, तो कर्टियस वाला ढूंढो। ये जो रिएक्शन है, एसिड क्लोराइड लेते हैं, उसकी रिएक्शन Na3 मतलब कि सोडियम अज़ाइड के साथ में गर्म करते हैं तो RnCO बन जाता है। क्या बनता है, RnCO। इसको भी तुम चाहो तो संक्षिप्त में ऐसे लिख सकते हो RnCO, या चाहो तो डबल बॉन्ड दिखाना चाहो तो RnCO, ऐसे आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। फिर इसका क्या किया गया, RnCO का हाइड्रोलाइसिस किया गया, पानी के साथ रिएक्शन करवाई तो 1 डिग्री अमीन बन गया। अब पानी के साथ रिएक्शन कराना को अब ये चार जो आपके सामने रिएक्शन पड़ी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये वाली है, ठीक है, ये वाली रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ये सबके सिलेबस में है, सबके सिलेबस में है, ठीक है, सभी के सिलेबस में ये रिएक्शन है। ऊपर मैंने लिखा है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये याद रखना कि ये पहली वाली रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तारा लगा देता हूँ यहाँ पर, तारे का मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिएक्शन बहुत मतलब सभी के सिलेबस में है, नीट JEE 12th बोर्ड CBSE RB सब के अंदर है। कर्टियस, शिम्ट और लॉसेन, ये तीन रिएक्शन जो है, खास तौर पे कर्टियस और शिम्ट है, ये केवल राजस्थान बोर्ड की जो किताब है उसके अंदर है, और कहीं भी किसी भी JEE में या नीट के अंदर वगैरह CBSE में नहीं पूछी जाती। और ये तो किसी में नहीं, ये तो मैंने रिएक्शन ऐसे ही लिख ली क्योंकि इन तीनों से मिलती जुलती रिएक्शन है, तो मैंने लिख ली है, आगे बड़ी क्लासों में आपके काम आ जाएगी, ठीक है। तो हम इसको विस्तार से पढ़ने वाले हैं पहली रिएक्शन को, ठीक है। कर्टियस और शिम्ट में कुछ नहीं होता, बस कर्टियस में एसिड क्लोराइड लेके Na3 के साथ रिएक्शन कराओगे, आइसोसाइनेट बनेगा, हाइड्रोलाइसिस करोगे, अमीन बन जाएगा। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे, अजोइक एसिड के साथ में रिएक्शन कराओगे, H2SO4 की उपस्थिति में, वही बनेगा एल्काइल आइसोसाइनेट, जल अपघटन कराने से 1 डिग्री अमीन बन जाएगा, ख़त्म। इस रिएक्शन पे विचार करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो वो स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो चार नाम रिएक्शन हैं, इन सभी के अंदर इंटरमीडिएट का हो या इनका जो मध्यवर्ती जो कंपाउंड है, जो मध्यवर्ती यौगिक है, वो सेम होता है, वो होता है एल्काइल आइसोसाइनेट, और सबके अंदर उत्पाद भी जो है, अंतिम उत्पाद, फाइनल प्रोडक्ट, वो भी सेम होता है, ठीक है। और अब हम स्टार्ट करते हैं इसका मैकेनिज़्म, मतलब जो पहली वाली रिएक्शन है इसको विस्तार से पढ़ते हैं, उसका मैकेनिज़्म वगैरह, एग्जाम्पल वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। तो हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, स्टार्ट करते हैं। अमाइड लेते हैं, इसके अंदर RCONH2 जो है, ये किसको बोलते हैं, अमाइड को बोलते हैं, ठीक है, अमाइड को बोलते हैं। इसकी रिएक्शन करा देते हैं
किसके साथ में करवाते हैं, NaOH के साथ में या KOH के साथ में कराते हैं इसकी रिएक्शन करवाओगे और साथ में Br2 भी लेते हैं। मैंने बताया था आपको Br2 और KOH ये लेते हैं और ये रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, एक बनेगा आपका RNH2, एक बनेगा साथ में, मेन प्रोडक्ट तो यही है आपका, मुख्य उत्पाद जो है वो RNH2 ही है। साथ में बन जाएगा क्या बोलते हैं उसको, K2CO3 प्लस KBr प्लस वाटर, मतलब कि 4 उत्पाद बनते हैं। हमें चारों से कोई मतलब नहीं, हमें केवल इससे मतलब है, ठीक है। एक बात, अब इससे मतलब है तो आप कहोगे फिर ये लिखी क्यों आपने, इसका कारण अभी बताऊंगा मैं आपको। एक बार वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना नहीं होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 सिद्धांतों का आप ध्यान रखना। एक तो ये होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है जो मुख्य उत्पाद है उसी का आपको ध्यान रखना होता है, उसके अलावा बाकी वाले उत्पाद क्या बन रहे इसका कोई मतलब नहीं है, एक बात। और दूसरी बात है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना होता है, दूसरी बात। लेकिन ये सब जो बातें मैं बता रहा हूँ, ये दोनों बातें, ये बाकी सब रिएक्शन के ऊपर लागू हो जाती है। ये वाली जो रिएक्शन है ये विशेष रिएक्शन मानी जाती है, ये अपने आप में बहुत ही स्पेशल रिएक्शन मानी जाती है। और इसके अंदर जो है एक बार सवाल पूछा गया था कि यहाँ पर कितने मोल है, यहाँ पर कितने मोल है, मतलब बैलेंसिंग को लेकर जेईई के अंदर सवाल आ गया था। और भी एग्ज़ामों के अंदर हल्का फुल्का इसके ऊपर इस तरह की स्टोइकियोमेट्री के ऊपर सवाल आ चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको आपको थोड़ा सा बैलेंसिंग तरीके से याद रखना है। बस इसमें याद ये रखना है कि KOH के यहाँ पर 4 मोल लेते हैं, KOH के यहाँ पर 4 मोल लेते हैं और ये 2 KBr और 2 H2 बनता है। बाकी ये 1 मोल होता है, ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल, ये 2 मोल 2 मोल, ये बैलेंस रिएक्शन आपके सामने संतुलित अभिक्रिया है, ठीक है। क्या हुआ इसमें अभिक्रिया में पूरा तौर पे देखा जाए तो अमाइड, ब्रोमीन और KOH को मिलाकर हल्का सा गर्म करते हैं तो अमीन K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड और जल डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है। ये तो आपका रिएक्शन का ओवरऑल जो है ओवरव्यू हो गया, एक रूपरेखा हो गई अभिक्रिया की, ठीक है। अब आपको एग्ज़ाम के अंदर ये बैलेंसिंग तो खैर आप याद रख लेना। अब एग्ज़ाम के अंदर जो सवाल आते हैं दूसरा तरह के वो ऐसे आते हैं कि आप इस रिएक्शन को, मतलब ठीक है ये इसको मैं मिटा लेता हूँ, ये जो साइड प्रोडक्ट है, मुख्य उत्पाद आपका जो है वो RNH2 रहेगा जो कि प्राइमरी अमीन है। अब आपको रिएक्शन को याद करने का तरीका क्या है, आपको कोई भी यहाँ पर अमाइड दिया गया हो उसके अंदर से आप जो CO ग्रुप दिखाई दे रहा है बीच में उसको आप गायब कर देना। जब CO गायब करोगे तो क्या बचेगा, RNH2, क्या बचेगा, RNH2। तो देखो RNH2 ही बना है। तो रिएक्शन करवाने का सिंपल तरीका होता है बच्चों कि आप CO ग्रुप को गायब कर देना। अब मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। जैसे लिया हमने CH3 CONH2 अमाइड ले लिया, ये 2 कार्बन का अमाइड है, इसको बोलते हैं इथेनामाइड और कॉमन नाम है इसका एसिटामाइड। एसिटामाइड लिया, इसकी रिएक्शन Br2 और KOH के साथ में करवा दी। चलो एक बात और बच्चों, ये Br2 और KOH भी आपस में रिएक्शन करके KOBr बनाते हैं। KOBr को बोलते हैं पोटेशियम हाइपोब्रोमाइट। देखो बच्चों ये K प्लस होता है और O माइनस होता है, तो ये K प्लस और OBr माइनस को बोलते हैं पोटेशियम हाइपोब्रोमाइट। तो कई बार जो है खास तौर पे जो IIT में क्या करते हैं वो Br2 और KOH नहीं लिखते, उसकी जगह पर ये लिख लेते हैं कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को, ताकि वो सोचे कि बच्चों को पता नहीं चले और वो रिएक्शन उल्टी करवा दे और हम उनके नंबर काट ले फटाक से। तो ऐसा आप कंफ्यूज नहीं होना, Br2 और KOH की जगह पर ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ये नीट वालों के लिए चिंता का विषय नहीं, नीट में तो यही लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो Br2 और KOH के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो आप कैसे रिएक्शन करवानी है, आपको जो प्रोडक्ट बनाना है उसके अंदर ये CO है ना, CO इसको नहीं लिखना, इसको गायब कर देना। तो क्या बचा, CH3 और NH2। तो ये देखो CH3 NH2 आपका बन के तैयार हो गया है, ये हो गया मिथाइलामाइन बन गया है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गई है, बस इतना ही इस रिएक्शन के अंदर, और कुछ भी नहीं, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल ले, CH3 CH2 CONH2, ये मैंने ले लिया CH3 CONH2 और मैंने सेम रिएक्शन करवा दी। Br2 और KOH ले लिया, KOH लो या कई बार KOH की जगह पर NaOH भी लेते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। KOH और NaOH जो है वो भाई भाई होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी जैसी होती है, ठीक है। तो क्या करना है, इस CO ग्रुप को गायब कर दो, बाकी वाला CH3 CH2 NH2 को लिख लो, CH3 CH2 NH2, ठीक है। अब सवाल उठता है कि इसका नाम ऐसा क्यों है, इस रिएक्शन का नाम, ये क्या, नाम का क्या मतलब है। हॉफमान तो जिस वैज्ञानिक ने इसके ऊपर स्टडी की थी, जिस वैज्ञानिक ने इस रिएक्शन की खोज की थी उसके नाम पे हैं, ठीक है।
ये ब्रोमामाइड का मतलब क्या होता है? ब्रोमामाइड का मतलब ये होता है कि जब आप ये रिएक्शन कराओगे और ये बनेगा तो उसमें बीच में एक और चीज़ बनती है जिसको बोलते हैं ब्रोमामाइड। ठीक है, वो अभी मैकेनिज्म देखेंगे, बता दूंगा मैं बताऊंगा आपको कि ये है ब्रोमाइड बन रहा है। मतलब कि रिएक्शन के मैकेनिज्म के दौरान एक ब्रोमामाइड नाम का कंपाउंड बनता है, इसलिए इसका नाम है ब्रोमाइड। फिर डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन मतलब विघटन। ये डिग्रेडेशन का मतलब क्या है? आप देखो इस रिएक्शन में कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन थे, अभी कितना कार्बन बचा? 1 कार्बन, तो 1 कार्बन कम हो गया है। यहाँ पर कितने कार्बन थे? 1 2 3 कार्बन थे, यहाँ पर 1 2 कार्बन नहीं है, तो इस रिएक्शन के दौरान 1 कार्बन कम हो जाता है। तो कम होना मतलब डिग्रेड होना, अगर बढ़ जाता तो उसको बोलते हैं अपग्रेडेशन, और कम होना मतलब डिग्रेडेशन, या इसको इतनी में बोले कि विघटन या अपघटन। ठीक है, और रिएक्शन तो है ही, और इसको रिएक्शन की जगह पर रीअरेंजमेंट भी आप लिख सकते हो। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया है ये वाला कंपाउंड, इस कंपाउंड को बोलेंगे बेंजामाइड। इस कंपाउंड को बेंजामाइड बोलते हैं, Br2 और KOH के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो बच्चों क्या बनेगा? ये जो CO ग्रुप होता है, बीच में जो CO ग्रुप होता है, इसको गायब करना होता है, यही तो हमारा मोटो है इस रिएक्शन के लिए। तो ये CO ग्रुप को गायब कर लो। CO ग्रुप गायब करो, क्या बचेगा? बेंजीन रिंग के ऊपर क्या बच जाएगा? NH2। तो ये बन जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, यानी कि एनिलीन बन के तैयार हो गया है। ये होती है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, नीट वाले बच्चे जो है, या जो 12th बोर्ड वाले बच्चे, उनके लिए कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है उनके लिए। लेकिन जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं या जो नीट वाले बच्चे जो है इसका मैकेनिज्म जानना चाहते हैं, तो मैं इनके लिए मैकेनिज्म बता देता हूँ। इसकी जो क्रियाविधि होती है, क्रियाविधि का मतलब ये कि रिएक्शन कैसे होती है। बच्चे क्या थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने लग जाते तो फिर उनको तलब लग जाती कि हर रिएक्शन की आप क्रियाविधि कराओ। बच्चों, हर रिएक्शन का मैकेनिज्म जानना ज़रूरी नहीं है, केमिस्ट्री बहुत लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है। जो कुछ सिलेक्टेड रिएक्शन होती है जिनका मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है या इसका मैकेनिज्म पर सवाल आते हैं, हमें केवल वही पढ़ने चाहिए। बाकी में डायरेक्ट रिएक्शन को याद रखना पड़ेगा, मतलब उसका जो ओवरव्यू होता है, किस प्रकार से पैटर्न याद रखना पड़ता है रिएक्शन का, तो कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो इसका जो मैकेनिज्म उसको देखने की कोशिश करते हैं कि ये रिएक्शन किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो आपके पास में RCONH2, तो मैं NH2 को इस प्रकार से लिख लेता हूँ। NH2 में एक H को मैंने अलग दिखा दिया, और Br2 और KOH में जो KOH है उसमें से OH माइनस जो भाग होगा, बेस वाला पार्ट है, जो क्षारीय भाग है, वो आएगा। और बच्चों आपको पता है यहाँ पर पॉजिटिव होगा और यहाँ पर नेगेटिव होगा, तो ये जो है OH माइनस का काम, ये बेस है, बेस का काम होता है H प्लस को निकालना, तो ये इस एसिडिक H प्लस को निकाल के ले जाएगा। जब ये H प्लस को निकाल देगा बच्चों, यहाँ से H प्लस चला गया तो यहाँ चार्ज कैसा बच जाएगा? -चार्ज बच जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा RCONH माइनस, और ये OH माइनस और H प्लस क्या बन गया होगा? H प्लस और OH माइनस आपको पता है H2 बन जाता है, तो H2 बन के ये अलग हो गया। ठीक है, ये -4 आ गया। अब आगे क्या होगा बच्चों? आगे ऐसा होगा कि आपने जो Br2 लिया है, तो Br2 का जो मॉलिक्यूल होता है, उस Br2 मॉलिक्यूल में एक पे होता है थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, एक पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, तो ये N जो माइनस है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह, नाभिक सिने की तरह काम करके इस Br को यहाँ से निकाल लेगा। मतलब जो आप खुद नेगेटिव है ये, तो इसको पॉजिटिव की आवश्यकता है, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बन जाता है, तो यहाँ पर नेगेटिव के साथ में ये वाला पॉजिटिव आके जुड़ जाएगा, तो वो जो बॉन्ड इनके बीच का वो टूट जाएगा। तो बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन है वो Br माइनस वहाँ से लेके चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? RCONH के साथ में क्या आ गया? Br, और एक Br, 2 Br थे, एक Br तो यहाँ लग गया, प्लस वाला आके यहाँ लग गया और माइनस वाला चला गया बाहर, तो ये माइनस वाला है वो बाहर हो गया। ठीक है, ये जो कंपाउंड बना है, ये बीच में जो मध्यवर्ती सा बना है, इसका नाम है ब्रोमामाइड। ब्रोमामाइड, देखो ये अमाइड भाग था और ब्रोमीन आके लग गया, इसलिए ब्रोमामाइड। ठीक है, इसी ब्रोमामाइड के बनने की वजह से इसका नाम क्या है? ब्रोमाइड। ठीक है, तो ब्रोमाइड नाम की जो उत्पत्ति हुई वो यहाँ से हुई। रिएक्शन आगे चलेगी, अभी रिएक्शन का मैकेनिज्म और आगे जाएगा। अभी इसके अंदर और बेस पड़ा है और OH माइनस पड़ा होगा, तो बच्चों यहाँ पर जो एक H पड़ा है, और जैसे इसने यहाँ से एक H निकाला था तब भी पीछे एक H बच गया था, तो अगले स्टेप में इस H को भी ये यहाँ से खींच के लेके आ जाएगा।
तो जब इस H को लेके आ जाएगा बच्चों, तो ये बन जाएगा आपका Rn-, ठीक है, एक Br लगा हुआ पड़ा है, ये OH- और यहाँ से H+ जो है वो H2O के रूप में निकल गया होगा। ठीक है, अब आगे क्या होगा बच्चों, इसमें आगे ये होगा, ये Br- जो है, ये Br- यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, इनके मध्य जो इलेक्ट्रॉन बंद है, जो ये बॉन्ड की पेयर है, ये यहाँ से लेके निकलेगा, यहाँ से ये लेके निकलेगा। ठीक है, अब ये निकलेगा तो फिर N के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। आप देखो N के पास में एक दो बॉन्ड ही बने हुए पड़े, अभी भी N के पास में जो है कोई खास अच्छे बॉन्ड बने हुए नहीं है। एक Br- अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, RCON बच जाएगा, क्योंकि वो Br- है वो यहाँ से निकल गया, Br- निकल गया, तो यहाँ पर N के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 1 2 3 4, और ये पाँचवा इलेक्ट्रॉन। आप समझ रहे हो बच्चों, देखो यहाँ पे देखो N के पास में 1 2 3, 1 2 3 4 और 2 लोन पेयर होती है N के पास में। एक लोन पेयर तो N के पास हमेशा ही रहती है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से एक और लोन पेयर होगी। ठीक है, तो मैं लोन पेयर दिखा लेता हूँ। सामान्य तौर पे मैकेनिज्म के अंदर लोन पेयर दिखाई नहीं जाती है, वो आपको पता होना चाहिए कि किस एटम के पास में कितनी लोन पेयर होती है, ये एक सामान्य जानकारी है तो केमिस्ट्री की। तो जब Br जो है यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, तो Br- गया, तो N के ऊपर नेगेटिव चार्ज था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो Br लेके चला गया। तो अब N के पास में एक ये पेयर बचेगी और एक ये पेयर बचेगी, दो युग्म बच जाएगी, और ये बॉन्ड तो पड़ा ही है, तो देखो एक ये वाला बॉन्ड तो पड़ा ही है, और ये दो पेयर बच जाएगी। इसको बोलते हैं एसाइल नाइट्रीन। ये जो बच्चों कंपाउंड बना है इसका नाम क्या है, एसाइल नाइट्राइल। अब इसमें देखोगे आप, नाइट्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ही है। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी अगर इसके पास में है तो ये तो बहुत बुरी बात है, नाइट्रोजन जैसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर आपने इलेक्ट्रॉन की कमी कर ली है, ये अनर्थ हो गया है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, ये जो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ग्रुप आर ग्रुप है, ये अब जो है यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन देखो आपको दिखाई दे रहा है, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये इस N के ऊपर आके जुड़ जाएगा, है ना, ये यहाँ से होके यहाँ जाएगा। तो ऐसे स्टेप को रीअरेंजमेंट बोलते हैं, पुनर्विन्यास बोलते हैं। इसलिए मैंने बोला था कि रिएक्शन को रिएक्शन की जगह पर आप रीअरेंजमेंट भी कह सकते हो, क्योंकि इसके मैकेनिज्म में कहीं ना कहीं पुनर्विन्यास हो रहा है। तो ये आर ग्रुप है जो N के ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा फिर R, N के ऊपर आ गया, R के साथ में N के साथ में जो है यहाँ पर जो ये लोन पेयर है यहाँ पर बॉन्ड बनाने में काम आ जाएगी, तो ये हो जाएगा N डबल बॉन्ड, फिर C है और C के साथ में क्या है, डबल बॉन्ड O, तो ये बन गया RnCO। तो मैं इसको सीधा करके लिख लेता हूँ ऐसे, RnCO। वो तो मैंने बताई था आपको, RnCO तो मैंने बड़ा सा बना के बताया था, मैंने कहा RnCO बनता है, तो ये देखो बन गया RnCO। नाम क्या है इसका, एल्काइल आइसोसाइनेट, ये हो गया बन के तैयार। अब इसका करते हैं हाइड्रोलिसिस, मतलब कि इसकी रिएक्शन पानी के साथ कराते हैं। ये एल्काइल आइसोसाइनेट जो कंपाउंड है बच्चों, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, इसको अलग करना भी पॉसिबल नहीं है। तब ये रिएक्शन होती है, हो रही होती है, तो आप ये सोच लो कि हम तो इसको निकाल के रख लेंगे, ठीक है, तो ऐसा संभव नहीं है। इसमें तुरंत प्रभाव से रिएक्शन के अंदर थोड़ा बहुत भी पानी जो होता है, आपको पता पानी बीच में निकलता रहता है अक्सर रिएक्शन के अंदर, तो ये पानी इसके साथ में रिएक्शन करके इसका हाइड्रोलिसिस कर लेगा, जल अपघटन कर लेगा। कैसे करेगा देखिए, पानी जो होता है उसमें H2 और O होता है, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, 2 H यहाँ लग जाएंगे, और ये O जो है इस कार्बन के साथ लग जाएगा। तो बताओ मुझे ये क्या बना है, RnH2, क्या बन गया, RnH2, ठीक है, 1 डिग्री अमीन। यही हमारा मुख्य उत्पाद था। जब आपको मैकेनिज्म के अंदर मुख्य उत्पाद मिल जाता है तो रिएक्शन वहीं ख़त्म हुई मानी जाती है, तो रिएक्शन यहाँ ख़त्म हो जाती है, ठीक है, ये इसका क्रियाविधि है। आप सोचोगे ये CO2 फिर कहाँ गया, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला गया, रिएक्शन के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड बन नहीं रहा था, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ये KOH के साथ में रिएक्शन करके K2CO3 बना देगा। आपको पता होगा एक प्रोडक्ट K2CO3 भी था, उससे हमें मतलब नहीं, कोई CO2 कहाँ गया, K2CO3 कोई मतलब नहीं, हमें तो इससे मतलब था ये बन चुका है। तो ये इसकी क्रियाविधि पूरी, ठीक है। इसमें ये ध्यान रखना कि इसके अंदर जो ये वाली प्रजाति है इसको बोलते हैं एसाइल नाइट्राइल नाइट्रीन बोलते हैं इसको शॉर्ट में,
संक्षिप्त में नाइट्रीन बोल देते कई बार, नाइट्रीन। ये बहुत ही अनस्टेबल है, देखो नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। कभी भी कोई ऐसी प्रजाति या ऐसा कंपाउंड या ऐसा कोई इंटरमीडिएट जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह, उनका अगर ऑक्टेट पूरा नहीं होता, अगर उनका अष्टक पूरा नहीं होता है तो वो बहुत अस्थायी मानी जाती है। ठीक है, तो ये भी अस्थायी है। तो इसका मैकेनिज्म था, इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म जेई वालों के लिए। बाकी वालों को खाली रिएक्शन सीधी करवानी है, क्या करवाना है, CO यहाँ से गायब कर देना है और 1 डिग्री अमीन बनाना है। तो इसी के साथ में हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन यहाँ पे ख़त्म होती है। ठीक है, और इसी के साथ में ये जो चैप्टर है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव वाला, वो यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे अमीन, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर तो और भी बचे हैं बायोमोलिक्यूल वगैरह वैसे, लेकिन वो काम के नहीं है, रटने वाले चैप्टर है, उनको भी पढ़ाएंगे। लेकिन इसके ठीक जस्ट बाद वाला है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तो इसको आप नोट कीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।